नमस्कार। वाओ, बाय गॉड, जयपुर में आके मन खुश हो गया। यू पीपल आर टू एक्साइटेड। अगर हम कहें कि पूरे हिंदुस्तान का एक्साइटमेंट इकट्ठा कर कर एक जगह रख दिया गया है और उस जगह का नाम बताओ तो वो है जयपुर। सो यू आर ऑल एक्साइटेड। मैं बहुत खुश हूं यहां आकर। एंड आज मुझे पता है कि आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत लाजवाब है और आज का सेमिनार गजब का होने वाला है। आज इस पूरे ऑडिटोरियम के अंदर आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ के लिए कुछ डिसीजन लेने वाले हैं। Am I right? हम लोग पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे, थोड़ा अपने बारे में बताएंगे और ये कह सकते हैं हम थोड़ा सा किस बैकग्राउंड से हैं, क्या हम करते थे इस बिजनेस में आने से पहले, कैसे हमने ये बिजनेस बिल्ड किया, ये सारी बातें करेंगे। पर ये सारी बातें क्यों? मेरे ख्याल से अगर आप किसी फिनिश प्रोडक्ट को देखते हो तो ये पता नहीं लगता कि आखिर इस फिनिश प्रोडक्ट के पीछे बनने में क्या राज है। अगर आज आप सचिन तेंदुलकर को देखोगे, एक परफेक्ट मास्टरपीस ऑफ क्रिकेट, लेकिन वो बना कैसे, अगर आप इस प्रोसेस को जान जाओगे तो आई एम श्योर कि आप भी वही बन जाओगे। आज आप जो यहां पर एडीसीज हैं, अगर आप एज ए फिनिश प्रोडक्ट देखोगे तो शायद कुछ नहीं समझ आएगा, लेकिन उन्होंने जो किया था अगर आपने वो देख लिया तो मेरे ख्याल से यहां बैठे हुए सारे लोग वहीं ईडीसी लेवल पर पहुंच जाएंगे। सो वी आर गोइंग टू टेल लाइक हमारा बैकग्राउंड, प्रियंका और हम दोनों किस बैकग्राउंड से आए हैं। और मैं एक चीज बोलूंगा कि हम लोग भगवान का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं कि उसने हमें इस बिजनेस के लिए चुना, क्योंकि जब इस बिजनेस को हमने देखा था तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़े इरादे हमारे इस बिजनेस को लेकर थे, ऐसा नहीं कि इसको देखते ही हमें सब कुछ समझ आ गया था, ऐसा नहीं था कि इस बिजनेस को देखते ही हमारे मतलब रोंगटे या रोम रोम खड़ा हो गया हो कि हाँ मिल गया, यही तो था जो हमें चाहिए था। नो, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बिजनेस हमें जो मिला था वो जस्ट ये था कि हमने जिन्होंने हमें इस बिजनेस को दिखाया था वो थे हमारे आज जो हमारे इस बिजनेस में अपलाइन है मिस्टर सचिन और अलका शर्मा। उन्होंने उस समय सचिन सिंगल थे और सचिन ने हमें इस बिजनेस को दिखाया था, तो मैं ना नहीं कह पाया था इसलिए हाँ कह गया था। सो आई मस्ट थैंक कि भगवान ने हमें कम से कम इस बिजनेस के लिए चुना। आई मस्ट थैंक सचिन कि उन्होंने कम से कम मुझे अपनी लिस्ट में रखा। और यू नो हमारी फैमिली, द होल फैमिली, जिस फैमिली की बदौलत हम लोग इस बिजनेस को करने में सफल हो पाए। मेरे बड़े ब्रदर, हमारी भाभी जी राम सुरेश और नीलम शर्मा, मेरी मदर और हमारे दो बच्चे। सी वो इतने लाजवाब हैं। बेटी का नाम है अलंकृति और बेटे का नाम है खुश। और हमने बेटे का नाम खुश इसीलिए रखा था कि उसको देखते हम खुश हो जाते थे। और हमने उससे बोला था कि जो भी तुम्हें बोलेगा वो खुश हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय बेटर हाफ। सी, मैं कह सकता हूं कि हर इंसान की जिंदगी में एक औरत का हाथ होता है, और अच्छी बात है अगर वो औरत उसकी पत्नी हो तो बढ़िया है ना। सो मेरे लिए अच्छी बात है कि मेरी जो लाइफ की तरक्की है, उन्नति है, उसमें प्रियंका का बहुत बड़ा हाथ था। और इनकी बदौलत, क्योंकि जो हमारी बैक फोर्स है वो प्रियंका है, ये किस तरह से सारी चीजें मैनेज करती हैं, किस तरह से मेरे को कुछ नहीं पता होता। और मुझे पता है कि इस बिजनेस में हमारी जो बहुत तेज ग्रोथ हो रही है उसका जो असली राज है वो ये है। तो मैं चाहूंगा कि पहले ये कुछ अपने बारे में बताएं एंड आई विल कम बैक अगेन ओवर टू प्रियंका। लेकिन ये ऐसे नहीं आएंगे, इनको वो आपको जयपुर वाला स्टाइल दिखाना होगा। आर यू रेडी? थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? मुझे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है
और मेरा नाम प्रियंका है और हम लोग मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। सबसे पहले मैं भी उस परम पिता का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिसने हमें इतनी सुंदर जिंदगी दी, इतनी सुंदर इंसान के रूप में एक लाइफ दी और इस सुंदर सी जिंदगी के साथ ये सुंदर सा बिजनेस दिया। हमारे स्पॉन्सर सचिन एंड अनिका शर्मा का, अपनी फैमिली का, जिन्होंने हर मोमेंट पर ना सिर्फ इस बिजनेस में बल्कि पूरी लाइफ में हमें सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर इन लॉ और हमारे बच्चे, जिन्होंने इस बिजनेस में हमेशा हमें साथ दिया। कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि हमारे बच्चे हमारे लिए एक्सक्यूज हैं। उन्होंने हमेशा हमारे सामने एक ड्रीम रखा इस बिजनेस को बिल्ड करने का और इस विनर्स ड्रीम टीम का, अपने सारे हेल्पलाइंस का, जिनके साथ मिलकर हम लोगों ने ग्रो किया है। अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम जैसा मैंने बताया प्रियंका है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। शादी से पहले एक जॉब क्लास फैमिली में थी और हम लोग 2 सिस्टर और एक ब्रदर हैं। मेरी सिस्टर भी हैं और शी इज़ माई सिस्टर इन लॉ ऑल्सो। मेरे हस्बैंड 2 ब्रदर हैं, उनके जो बड़े ब्रदर हैं उनकी जो वाइफ है वो मेरी सिस्टर भी हैं। तो और मेरे ब्रदर हैं, ही इज़ ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटर। और शादी के बाद, जब मैं शादी से पहले लाइफ बहुत बढ़िया थी। जैसे बताया मैंने, हम लोग 2 सिस्टर एक ब्रदर हैं। सबसे छोटी हूँ मैं और सबसे छोटे ज़्यादातर ये माना जाता है कि बच्चे लाडले होते हैं, उनको बहुत प्यार मिलता है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। पेरेंट्स का बहुत प्यार मिला, बड़े भाई बहन का बहुत प्यार मिला और एजुकेशन में मैं अच्छी थी तो स्टडीज़ अच्छी करती चली गई। और जैसे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में किया मैथमेटिक्स में, उसके बाद हमारी शादी हो गई और शादी करके भी मैं एक ऐसी फैमिली में आई जिसको हम लोग काफ़ी पहले से जानते थे। जैसा मैंने बताया कि मेरी सिस्टर ही मेरी सिस्टर इन लॉ भी हैं, तो इनकी फैमिली को हम लोग काफ़ी टाइम से जानते थे और शादी होने के बाद ऐसा नहीं लगा कि किसी अलग फैमिली में आ गए हैं और बहुत सपोर्टिंग फैमिली मिली हम लोग का। जब शादी होकर आई मैं तो एक ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आई। हमारा जो बिजनेस था वो कंप्यूटर्स का था और जॉब क्लास फैमिली और बिजनेस क्लास फैमिली में फ़र्क होता है, मानते हैं? क्योंकि जॉब के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक इनकम होती है, जो फिक्स इनकम होती है वो आती है, उसके अंदर आपको अपने सारे वो आपकी लिमिटेशन होती है। लेकिन बिजनेस के अंदर क्या होता है, पैसा बहुत होता है लेकिन कई बार ये समझ नहीं आ रहा होता कि उसमें से कितना पैसा हम खर्च कर सकते हैं। तो ऐसा ही हमारे साथ भी था। कंप्यूटर्स का बिजनेस था, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा था, लेकिन कई बार वो जो मनी था वो रोटेट होता रहता था। कई बार लगता था कि इसमें से, क्योंकि हमें क्या चीज लगती थी कि इस बिजनेस में ही पैसा और डाल दें ताकि हमें ये बिजनेस और बढ़ता हुआ पैसा दे। तो ऐसे करते हुए लाइफ अच्छी चल रही थी और इसी बीच में हमारी शादी के बाद हमारे बीच में हमारी बेटी अलंकृति आई और लाइफ बढ़िया और होती चली गई। लेकिन धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लगने लगी, क्योंकि एजुकेशन टाइम होता है वो डिफरेंट होता है लेकिन अब जब आपकी मैरिज होती है उसके बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं तो लगता है कि हाँ, लाइफ के धीरे धीरे मायने समझ आने लगते हैं। और इसी के चलते मेरे हस्बैंड ने बिजनेस प्लान देखा और जैसा उन्होंने बताया कि शायद उन्होंने बिजनेस इसलिए स्टार्ट किया कि वो जिन्होंने उनको दिखाया था वो उनको ना नहीं कह सकते थे और इसी के करते उन्होंने बिजनेस साइन कर लिया। मुझे जब ये बिजनेस दिखा तो आज वो कहते हैं कि जैसे उन्होंने बताया कि आज की डेट में बिजनेस मेरी वजह से है और हम लोग मिलकर डेफिनेटली इस बिजनेस को बिल्ड भी कर रहे हैं। लेकिन अगर शायद शुरू में इन्होंने मुझसे पूछा होता कि हमें ये बिजनेस शुरू करना है तो मैं शुरू नहीं करने देती शुरू में, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड ने बिजनेस को स्टार्ट किया तो इन्होंने मुझे बिजनेस प्लान नहीं दिखाया बट इन्होंने मेरे को सेटनिक 2-in-1 गिफ्ट किया और ये बोला कि ये एक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का शैम्पू है और ये सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरे बाल बहुत अच्छे थे तो उन्होंने कहा कि ये शैम्पू तुम्हारे लिए और तुम्हें यूज करना है। और ऑब्वियसली अगर आप वर्ल्ड क्लास क्वालिटी सुनते हो तो मैंने बॉटल को घुमा कर देखा। शैम्पू मैंने यूज नहीं किया था लेकिन एक चीज मुझे बॉटल को घुमाते ही समझ आ गई उसका प्राइस देखकर कि प्राइस तो वर्ल्ड क्लास है। शैम्पू की क्वालिटी नहीं पता लेकिन प्राइस तो डेफिनेटली वर्ल्ड क्लास है। और लेकिन मैंने यूज किया और यूज करने के बाद मुझे लगा कि हाँ, प्राइस है जो भी है लेकिन शैम्पू बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और धीरे धीरे करके मुझे उन्होंने बिजनेस के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे, लेकिन मैंने फिर इनसे ये भी पूछा कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी तुम्हारे हाथ कहाँ से लगी। धीरे धीरे इन्होंने बताया मुझे कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। तो शुरू में मुझे समझ नहीं आता क्योंकि हमारा कंप्यूटर्स का बिजनेस था और बिजनेस के लिए माइंडसेट भी यही था मेरा कि बहुत ज्यादा पैसा आप लगाओ तभी आप बिजनेस के अंदर एक बड़ा पैसा कमाते हो। और ऐसा होता भी है, ऐसा होता है नॉर्मली ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर ऐसे होता है कि हम एक बड़ा मनी इन्वेस्ट करते हैं तब हमारे पास बड़ा मनी आता है। लेकिन यहाँ पर जब बिजनेस प्लान देखा, एक बहुत कम इन्वेस्टमेंट देखा और उसके बाद दिखाया गया कि सिल्वर लेवल पर इतना पैसा आ सकता है, तो मुझे कुछ बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। और मैंने कहा प्रोडक्ट्स तो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन ये बिजनेस नहीं चलने वाला। 6 महीने बाद ना इस कंपनी का पता होगा ना कुछ। और लेकिन इन्होंने जब मेरे को प्लान दिखाया तो मुझे उसकी इनकम पर विश्वास नहीं, और मुझे लगा कि ठीक है 5-6 हज़ार तो आ सकते हैं,
लेकिन अगर 40-50 हज़ार की इनकम की बात कर रहे हैं तो वो इस इन्वेस्टमेंट के बाद नहीं आने वाली। फिर धीरे धीरे उसके बाद मैंने एक दिल्ली के अंदर फिक्की में ओपन मीटिंग होती है वो अटेंड की, और लकीली उस मीटिंग के अंदर जो सक्सेसफुल लोग थे उसमें से काफ़ी लोग थे जो कंप्यूटर्स के बैकग्राउंड से थे। तो मुझे एक चीज़ लगी कि या तो ये बिजनेस कंप्यूटर्स वालों के लिए है या कंप्यूटर्स वालों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन मुझे फिर भी ये चीज़ समझ आ रही कि हमें ये बिजनेस क्यों करना है। उसके बाद कुछ फेथ, मतलब जब मीटिंग में आते तो थोड़ा फेथ मिलता था, लगता था कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन ये लगता था कि शायद 4-6 महीने के लिए है, ये लाइफ लॉन्ग तो हम इस बिजनेस को नहीं लेने वाले। इसी के चलते जब हम लोगों मैंने दिल्ली में एक बड़ा फंक्शन अटेंड किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हमारी फैमिली ने, और उस मीटिंग के अंदर जब मैं गई तो मुझे एक चीज़ लगी, वहाँ पर जब मैंने स्पीकर्स को स्टेज पर सुना तो वहाँ से मुझे इस बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा विजन मिला। मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि जैसे नॉर्मली फैमिलीज में होता है कि अगर वाइफ साथ हैं तो वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं जा सकती, वो ठीक है उनकी कोई राय हो सकती है। लेकिन जब मैं उस सेमिनार के अंदर गई तो मुझे एक चीज़ लगी वहाँ पर स्पीकर्स को सुनकर कि ये बिजनेस इस पैसे से अलग भी बहुत कुछ हमें दे सकता है, और वहाँ से मुझे इस बिजनेस के लिए बहुत बड़ा विजन मिला और बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को मैंने वहाँ पर देखा। और मुझे इस बिजनेस के अंदर उस वक्त सबसे अच्छी चीज़, ये खास चीज़ ये लगी थी कि यहाँ पर हम एक बड़े मनी की बात करते हैं, फैमिली को इन्वॉल्व करते हुए, अपनी वाइफ को इन्वॉल्व करते हुए, एक अच्छे एसोसिएशन के साथ और एक बहुत बढ़िया सोच के साथ। वो चीज़ मुझे इस बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की थी, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर भी हम लोग पैसा तो कमा रहे थे, और उसके बाद हम लोगों ने, मैंने स्पेशली इस बिजनेस को सोचा कि हाँ हमें ये करना है, क्योंकि बहुत सारी सक्सेस को देख लिया था। लग रहा था कि इस बिजनेस के लिए ये फीट मिला था कि ऐसा ये बिजनेस नहीं है कि 5-6 महीने बाद कंपनी कहीं भागने वाली है या कुछ है। और इसी के चलते हम लोगों ने, मैंने मेरे हस्बैंड के साथ ये बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया। और बिजनेस को बिल्ड करने में आज की डेट में अगर अपनी फैमिली के बारे में बताएं तो हमारी फैमिली में जो भी 18+ है वो इस बिजनेस के अंदर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है। हमारी पूरी फैमिली इस बिजनेस के थ्रू कमिंग फुकेट के ट्रिप पर जा रही है। और इस बिजनेस को जैसे जैसे हम लोगों ने बिल्ड करना शुरू किया, कुछ चैलेंजेस भी आए हमारे सामने, उसके बारे में मेरे हस्बैंड आपसे बात करेंगे कि कैसे जब उन्होंने बिजनेस बिल्ड करने का रीजन लिया, जैसे हम लोगों ने आगे काम करना शुरू किया तो क्या क्या चीज़ें थी जो हमारे सामने आई। और लेकिन इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए जो आज हमें मिला है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगी। इस बिजनेस को जब हमने बिल्ड करना शुरू किया था, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ बिल्ड करना शुरू किया था, और शादी के बाद जब मैं अपनी बिजनेस फैमिली में आई थी तो मुझे एक चीज़ लगी थी कि कंप्यूटर मेरे हस्बैंड की पहली वाइफ है और मैं दूसरी वाइफ हूँ, क्योंकि हमारा कंप्यूटर सेंटर था और उसके साथ ही हमारा प्रॉब्लम से भरा हुआ एक कंप्यूटर हमेशा हमारे 90% हमारे बेडरूम में रखा होता था, जिसके साथ जब उसका वायरस वगैरह रिमूव कर रहे होते थे और बीच बीच में मुझसे भी बात कर लेते थे। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे रिकग्नाइज किया एज इज फर्स्ट वाइफ। मुझे हस्बैंड का टाइम मिला है। कंप्यूटर्स के अंदर भी डेफिनेटली मैं सपोर्ट कर रही थी, लेकिन और नॉर्मली भी लेडी सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं कि बिजनेस के अंदर लेडी सपोर्ट नहीं करती हैं, लेकिन उनको कहीं रिकॉग्निशन नहीं मिलता। सिर्फ ये एमवे बिजनेस ऐसा है जो कहते हैं ना कि हर सक्सेस के पीछे, हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक लेडी का हाथ होता है। सिर्फ एमवे बिजनेस ऐसा है जो उस लेडी को पीछे नहीं रहने देता, साथ लाकर खड़ी करता है, उसे बराबर का रिकॉग्निशन मिलता है। इस बिजनेस में डेफिनेटली हम लोग एक बहुत अच्छा मनी अर्न कर रहे हैं। टाइम, जैसा मैंने बताया, आज की डेट में भी हम लोग इस बिजनेस के अंदर टाइम डालते हैं, लेकिन वो टाइम हमारी जो इनकम है उसको बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसको बढ़ाने के लिए। आज की डेट में जो हमारी एग्जिस्टिंग इनकम है उसमें प्लस करने के हम लोग इस बिजनेस में टाइम डालते हैं, उस इनकम को मेंटेन करने के लिए नहीं। और इस बिजनेस का एक सबसे स्पेशल फीचर है सिक्योरिटी। इस बिजनेस की खासियत ये है कि अगर आप एक टाइम तक इसको बिल्ड करते हैं तो उसके बाद किसी वजह से अगर इस बिजनेस में अगर आप काम ना भी कर पाए तो भी आपकी फैमिली के पास एक सिक्योर्ड इनकम आती रहेगी। ये बिजनेस का सबसे अनोखा इसका रिवार्ड है जो कि हम लोगों ने अपनी लाइफ में अचीव कर लिया है। और इस बिजनेस के अगर और रिवार्ड्स के बारे में बात करूं तो मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छी एसोसिएशन मिलती है। हम लोग एक फैमिली, एज ए फैमिली हम लोग काम करते हैं, एज ए फैमिली हम लोगों की फैमिलीज में एंटर करते हैं। बहुत बढ़िया एसोसिएशन में हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। इस बिजनेस की वजह से ही आज हम लोग जयपुर में हैं, तो हमें ये नहीं लग रहा कि हम अपना घर छोड़कर आए हैं, बल्कि सिर्फ हमें ये फीलिंग है कि हम एक छोटा परिवार छोड़कर एक बड़े परिवार के बीच में आ गए हैं। आज इस बिजनेस की वजह से हमारे ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे ड्रीमर्स हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जहां पर जाकर हमें लगता है कि हम अपने जैसे लोगों के बीच में आ गए हैं और बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत अच्छी एसोसिएशन में हम लोग काम करते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग काम करते हैं। और इस बिजनेस की खासियत के बारे में अगर मैं बात करूं
तो यहाँ पर जो मिलते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप हैं। इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं अगर आप एक लेवल तक, तो ईयरली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरेन ट्रिप मिलते हैं। हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस में जब हम लोग थे तो हम लोग कहीं 2 दिन के लिए भी बाहर जाने की नहीं सोच सकते थे, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसे होते हैं। हम लोग जब कई बार हम लोगों ने देखा था कि हमारा पियोन सेंटर पर जाता था और एसी ऑन करके सो जाता था, और ऐसा होता भी है कि अगर आप बॉस हो तो आपको काम करवाना पड़ता है। लेकिन इस बिजनेस की खासियत ये कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप लेते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छे एसोसिएशन के साथ लेते हैं, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ हम लोग वो ट्रिप एंजॉय करते हैं और टेंशन फ्री एंजॉय करते हैं। कितने लोग चाहते हैं एमवे के ट्रिप्स के के बारे में अगर मैं बात करूं तो शायद कुछ वर्ड्स में उनको बांधना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक चीज कह सकती हूँ कि ये अपने आप में अल्टीमेट ट्रिप्स होते हैं। रहना खाना पीना घूमना फिरना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और एक बहुत बढ़िया एसोसिएशन में हम लोग मौज मस्ती करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन इस बिजनेस को बिल्ड करने के बाद कुछ टेंशन्स भी होती हैं। पता है किस तरह की टेंशन्स होती हैं? अभी हम लोग नवंबर में फुकेट जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। अब टेंशन क्या होगी कि नवंबर में यहाँ पर कैसा वेदर होता है, विंटर्स वाला, लेकिन हमें पैकिंग कैसी करनी होगी, समर वाली पैकिंग, क्योंकि जहां पर हम लोग जा रहे हैं वहां का वेदर ठंडा नहीं होगा। तो इस तरह की कुछ टेंशन्स भी हैं जो बिजनेस बिल्ड करने के बाद आपको मिलेंगी। कितने लोग चाहेंगे ऐसी टेंशन्स लेना? डेफिनेटली हम भी चाहेंगे कि आप लोग ऐसी टेंशन्स लें कि आपको सर्दियों में गर्मियों की पैकिंग करनी पड़े, और उसी के लिए आजकल हम लोग बहुत बिजी भी हैं उसकी शॉपिंग में, क्योंकि नवंबर के महीने में यहाँ पर फिर वो सब चीजें नहीं मिलती जो हमें चाहिए होती हैं। और आज के में इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी एक पटाया का ट्रिप ले चुके हैं, फैमिली ट्रिप। हमारे जैसे मेरे हस्बैंड बताया 11 साल की बेटी है, 7 साल का बेटा है, वो लोग ऑलरेडी घूम कर आ चुके हैं। हमारा पासपोर्ट पूरा भर चुका है। फर्दर ट्रिप्स के लिए हमें पासपोर्ट में और लीव्स लगवानी होंगी। और आज इस फुकेट के ट्रिप को हमारी पूरी फैमिली एंजॉय करने वाली है, एंजॉय कर रही है। मेरे हस्बैंड के बड़े ब्रदर, उनकी वाइफ, उनका बेटा, हमारी पूरी फैमिली उस ट्रिप को एंजॉय करने जा रही है। कितने लोग चाहेंगे अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करना? ऐसा है ये एमवे बिजनेस। और इन ट्रिप्स के बारे में, इस एमवे के अगर रिवॉर्ड्स के बारे में बात करूं तो ये कह सकते हैं कि इसके जो रिवॉर्ड्स हैं वो अपने आप में एक फूलों का बुके हैं, बहुत बड़ा बुके हैं, जिसमें आप चाहे जो आपका मनपसंद फ्लावर है, वो चाहे रोज है, लोटस है, जो भी है, उसे आप पिक कर सकते हैं। जिस कलर का आप चाहे वो पिक कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा रंगों का ये इंद्रधनुष है। इसके जो रिवार्ड्स हैं, जो कि आप अपनी लाइफ में जिस कलर की आपको आज कमी लगती है वो इस इंद्रधनुष में से ले सकते हैं और अपनी लाइफ को और कलरफुल बना सकते हैं। तो कितने लोग चाहेंगे अपनी लाइफ को और कलरफुल बनाना? एमवे के वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप है, जो बीचेस फ्री ऑफ कॉस्ट एमवे घुमाता है, क्योंकि यहाँ से हम आपको ये तो बता सकते हैं कि उन बीचेस पर जब हम जाते हैं तो बहुत समुद्र की लहरें हमारे चेहरे पर छींटे डालती है पानी की, लेकिन वो जो उनको फील करने के लिए आपको क्या करना होगा? उन ट्रिप्स पर जाना होगा। तो यही बोलूंगी मैं कि इस बिजनेस के बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिवार्ड्स हैं। बहुत सिंपल सा दिखने वाला बिजनेस है, बट अपने आप में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिवार्ड्स लिए हुए हैं। सो जस्ट आज आप लोग यहाँ पर हैं तो इसीलिए है कि भगवान ये चाहता है कि आपकी इस लाइफ के अंदर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सारे रिवार्ड्स आपके पास हो, आपकी फैमिली के पास हो। तो कितने लोग चाहेंगे? एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ मैं दोबारा से मेरे हस्बैंड को कॉल करना चाहूंगी, जो कि ना सिर्फ दिखने में स्ट्रांग है बल्कि बिजनेस के एथिक्स वाइज भी इज वेरी स्ट्रांग, और ने बहुत स्ट्रांगली इस बिजनेस को बिल्ड किया है। सो प्लीज एंड वेलकम माय ग्रेट हस्बैंड। थैंक यू। ओके, वेल, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि उनकी वाइफ उनकी तारीफ करें, सामने भी पीछे भी? मैंने सुना है जब एक दशक पूरा होता है तो उसके बाद पत्नी पति के बारे में कुछ और बढ़िया बढ़िया बातें करती हैं, बट ये भी इस बिजनेस का एक रिवॉर्ड है। एंड ये एक ऐसा रिवॉर्ड है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। देखिए, मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। स्टोरी है एक बच्चे की, एक टीनेजर है जो कार एक्सीडेंट में जिसका एक हाथ, लेफ्ट हैंड, कट गया। अभी वो जूडो में मास्टरी करना चाहता था, उसका ड्रीम था कि वो जूडो में मास्टरी करे। अपने जूडो के कोच के पास गया वो कि मेरा ये लेफ्ट हैंड खत्म हो गया है। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें फिर भी इस जूडो की प्रैक्टिस कराऊंगा। अब ये बच्चा उस जूडो की प्रैक्टिस करने लगा। 3 महीने तक जूडो मास्टर उसको एक ही मूव सिखाता रहा। अब ये बच्चा थोड़ा सा इंपेशेंट हो गया कि यार एक ही चीज में क्यों बार बार सीख रहा हूं,
जूडो मास्टर ने बोला कि तुम इसी मूव को सीखते चले जाओ, सीखते चले जाओ। 6 महीने तक वो एक पर्टिकुलर मूव को सीखता चला गया, सीखता चला गया, और उसका जो टूर्नामेंट था वो आने का टाइम हो गया। टूर्नामेंट के अंदर जब ये बच्चा जाता है तो पहले राउंड में जो अपोनेंट होता है उसको ये फाइट देता है और जीत जाता है। अब ये बच्चा बड़ा सरप्राइज है और लोग भी सरप्राइज हैं। जिसका एक हाथ नहीं है वो पहले राउंड में जीत गया। दूसरा राउंड आता है, एक दूसरा व्यक्ति आता है, उससे भी जीत जाता है। तीसरा थोड़ा सा स्ट्रांग होता है और वो थोड़ा इसको एक दो पंच करता है, तो रेफरी को लगता है कि ये इसका एक हाथ नहीं है, तो हम मैच को बीच में रोक देते हैं। लेकिन जो उसका जूडो मास्टर होता है बोलता है कैरी ऑन, चलने दो। अभी मैच चल रहा है और जो इसका अपोनेंट है बच्चे का, वो उसको बहुत जोर से हिट करता है, और लेकिन क्या होता है कि बच्चा जब इधर से हिट करता है तो वो टिक नहीं पाता और वो भी धराशायी हो जाता है। फाइनली टूर्नामेंट जीत जाता है। इसको ये यकीन नहीं होता कि मैं टूर्नामेंट जीत गया। लोगों को ये यकीन नहीं होता कि वो टूर्नामेंट जीत गया। वो जिसके बारे में वो सोच रहे थे कि पहले राउंड में बाहर हो जाएगा, वो जिसके पास एक हाथ भी नहीं है, वो टूर्नामेंट जीत गया। ये बच्चा बिल्कुल हतप्रभ, ये बच्चा बिल्कुल सरप्राइज्ड, ये अपने मास्टर से पूछता है, सर ये क्या हुआ, क्यों मैं सारा ये क्यों मैं टूर्नामेंट जीत गया? तो जूडो मास्टर ने कहा इसके 2 कारण थे। पहला कारण, ये जो मूव तुम कर रहे थे, जो दाव मैंने तुम्हें सिखाया था, इसको तुमने लगभग मास्टर कर लिया था। तुम एक्सपर्ट हो गए थे इसके, क्योंकि तुमने 6 महीने सिर्फ यही एक दाव सीखा था। और दूसरी बात, इस दाव का जो तोड़ था वो सिर्फ आपके अपोनेंट को आपका लेफ्ट हैंड पकड़ के पटकी देना था, और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। तो दोस्तों, कई बार ये हो सकता है कि जो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है वो उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। ये स्टोरी मुझे बहुत टच की। मुझे क्यों टच की? 1982 में हमारे फादर की डेथ हो गई। आई वॉज इन क्लास 10th, मेरे ब्रदर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे और फादर की जगह उन्होंने जॉब स्टार्ट की। अब अगर एक बच्चा 10th क्लास में है, आप समझ सकते हैं अगर एक अर्निंग हैंड नहीं है तो किस तरह की फैमिली सर्कमस्टेंसेस हो जाएंगे। ये जो सिक्योरिटी की बात इस प्लान में दिखाई जा सकती है ना, ये हम फील करते थे। बहुत सारे लोग इस चीज को फील करने में भी कि वो फील ना कर पाए, लेकिन हमें फील करते थे। सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? जब अचानक एक बहुत बड़ी इनकम आना रुक जाती है तो उसका क्या मतलब होता है? हम ये भी फील कर पाते थे कि हमारे वो जो सो कॉल्ड रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उन्होंने कितने दिन हमारे पास पैसा भेजा। हमें पता था कि लाइफस्टाइल में क्या चेंज आता है। और हम दोनों ब्रदर बहुत एम्बिशियस थे, और जो बड़े ब्रदर थे उन्होंने पूरी फैमिली की जिम्मेदारी ली, और फाइनली हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि हम बिजनेसमैन बनेंगे, और हमने अपना एक कंप्यूटर सेंटर स्टैब्लिश किया। 1988 में हमने अपना कंप्यूटर्स का बिजनेस स्टार्ट किया, और हम लोग माइंडसेट ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड थे। हम चाहते थे दुनिया को फतेह करना। कुछ लोग ऐसे हैं यहां पर जिनकी इच्छा होती है दे वांट टू बी ऑन टॉप। मैं भी चाहता था कंप्यूटर की फील्ड में हम लोग टॉप पर जाएं। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, हमारे पास उतना एसेट्स नहीं थे, उतने कैपिटल लगाने के लिए नहीं थी। लेकिन इवन देन हम धीरे धीरे गाजियाबाद के अंदर उस कंप्यूटर सेंटर को बहुत ऊंचे लेवल पर ले गए। और यहां पर एक दूसरा प्रिंसिपल आया, भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। लेकिन ये बात उस वक्त समझ नहीं आती। आप में से कितने लोग मानते हैं? अक्सर हम बोलते हैं यार ये हो गया मेरे साथ, ये हो गया मेरे साथ, ये मेरे साथ ही क्यों? लेकिन बिलीव मी, भगवान जो करता है वो किसी अच्छे के लिए करता है। अगर ये एमवे बिजनेस 1988 में आया होता तो मैंने इसे बिना देखे ही मना कर देना था, चाहे किसी ने भी दिखाया होता। अब क्योंकि ये बिजनेस 1998 में आया, 10 साल बाद इस बिजनेस के, जो हमने कंप्यूटर्स का बिजनेस किया था, तो मैं इस बिजनेस के सारे ट्रेडिशनल बिजनेस के अप्स एंड डाउन देख चुका था। तब हम ये देख चुके थे कि पैसा बहुत तेजी से आता भी है और कई बार जाता भी है। वो जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है ना, वो समझ सकता है उस चीज को। प्रियंका बोल रही थी ना, बहुत पैसा आता था, कई बार तो इतना पैसा आता था कि
संभाले नहीं संभलता था, और कई बार ये होता था कि कहां गया। अब हम लोगों ने अपना जो कंप्यूटर्स के बिजनेस के अप एंड डाउन देखे थे, तो मुझे एक चीज तो समझ आती थी कि अगर कुछ साइड में हो तो बढ़िया रहेगा, और इसीलिए साइड के लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ देखता था। कंप्यूटर्स का हमने ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया, तो साइड में डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम शुरू किया, प्रिंटिंग के जॉब्स लेने शुरू किए, और हमने अपने कंप्यूटर हार्डवेयर स्टैब्लिश करने शुरू किए, और हम कंप्यूटर्स बनाकर बेचा करते थे, उनकी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया करते थे। मतलब पैसा बनाने के लिए जो पापड़ बेले जा सकते हैं वो सब हमने बेले, बिकॉज हम लोग एम्बिशियस थे। हम चाहते थे कि हम बहुत राइज करें, लाइफस्टाइल का चार्म था। हम लोगों ने अपना जो कंप्यूटर सेंटर था उसमें जब हमें कुछ अप एंड डाउन होने लगे, आपको पता है कि ये जो कंप्यूटर्स का मार्केट है इसमें सामान बहुत जल्दी से डेप्रिशिएट होता है। कंप्यूटर की कीमत जो आज है वो 2 साल बाद आधी भी नहीं रह जानी है। वो जो कंप्यूटर्स के जो अप्स एंड डाउन्स थे, उसकी वजह से दिमाग में एक थॉट आया कि अगर एक और एक्स्ट्रा इनकम हो तो बहुत बढ़िया है। सचिन ने जब ये प्लान दिखाया था तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इससे ऐसा होगा, लेकिन फिर भी हमने शुरू कर दिया। सचिन में एक खूबी थी कि उन्होंने, चूंकि हमने नहीं शुरू किया तो ऐसा नहीं किया उन्होंने कि उन्होंने भी शुरू ना किया हो। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ना कि अगर आपका डाउनलाइन नहीं करता तो वो आप ही नहीं करते, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 महीने काम किया। 2 महीने काम के बाद उन्होंने ड्राफ्ट दिखाया 420 रुपया। मैंने सचिन से बोला, यार तुमने 2 महीने काम किया, 420 रुपया बनाया। मैंने सिर्फ एक जो पार्ट टाइम में कंप्यूटर यूनिट लगा रखी है कंप्यूटर असेंबल करने की, वहां से 77,000 रुपया बनाया। बताओ किसका बढ़िया, कौन सा बढ़िया भाई साहब? एक जगह 2 महीने में 420। सचिन जी के तो फादर भी कहते थे, मुझे तो पहले से लगता था तुम कुछ 420 ही करते हो। और एक तरफ 2 महीने में 77,000 रुपीज, कौन सा बेहतर है? ये बड़ा उस समय, आज कोई कह सकता है 420, लेकिन उस समय बड़ा मुश्किल था ये सब फील कर पाना, क्योंकि मुझे लग रहा था यार तुम इस बिजनेस में जब 77,000 बनाओगे तब तक तो मैं लाखों बना दूंगा। खैर एनीवे, सचिन ने एक अच्छा काम किया। एक बड़ा फंक्शन हो रहा था, हम लोग वहां गए, और वहां जाकर काफी स्पीकर्स को सुना। ऐसा लगा कि हाँ ये बिजनेस हम लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि हमसे बेहतर प्रोफाइल इस बिजनेस में थे और कर रहे थे। तो दिमाग में एक प्रश्न तो आया, इनको जरूरत है, हो सकता है कोई ऐसा चीज हो जो अभी हमने इसमें देखी ना हो। इसीलिए हमने थोड़ा सा ओपन हुए इसके लिए, और थोड़ा सा ओपन और हुए जब 6% का रिकॉग्निशन हुआ और उसमें सचिन खड़े हुए, तो मैं वहां पर बैठा रहा। मुझे लगा ये तो बड़ा कमाल हो गया यार, भाई ही इज वर्किंग विद मी, ही इज वर्किंग अंडर मी, ये खड़े हो रहे हैं किसी रिकॉग्निशन पे और मैं बैठा हुआ हूं, अपनी तो कोई पूछ ही नहीं है। मैंने कहा या तो नहीं करना, और करना है तो ढंग से करना है। लगता है कुछ लोगों को टीस होती है जब यहां कुछ लोग आते हैं, उनके लिए क्लैपिंग होती है। आप में से कुछ लोगों को लगता है हमारे लिए क्यों नहीं? हाँ जी, तो वो टीस मेरे को हुई, और मेरे को ये लगने लगा कि ये करना है। अगली बार अगर आना है ना, तो ये जो बुलाते हैं और ये जो ताली बजाते हैं ना, मैं खाली बैठ के नहीं बजाऊंगा, मैं भी कुछ ऐसा करूंगा जो मेरे लिए भी ताली बजे। नए नए लोग ऐसे सोचते हैं ना। मैंने शुरू में पहले महीने में 11 लोगों को स्पॉन्सर किया, और 2 महीने के अंदर हमने 90 लोगों का ग्रुप बना दिया। और इन 90 लोगों में कुछ लोग हमें मिल गए जो ऐसे थे जो काम करने के लिए तैयार थे, लेकिन एक और खास बात हुई, इन 90 लोगों को हमने स्पॉन्सर तो कर दिया, लेकिन इनमें से किसी को यह नहीं बताया कि तुम्हें आगे क्या करना है। और यह कमाल की बात हुई कि इनमें से कुछ लोगों को पता नहीं कहां से यह पता लग गया कि 90 दिन में एमवे की किट वापस हो सकती है। अब इधर से हम लोगों को स्पॉन्सर करते थे, और उधर से लगभग उतने ही लोग हमारे पास आ जाते थे, साहब हमारी किट वापस कर दो। मैं ही सोचता था हमारे ग्रुप में किसने दगाबाजी करी, किसने इन्हें बताया कि किट वापस हो सकती है। और मतलब एमवे एडीसी में भी लोग हमें जान गए थे, पूछते थे कितनी किट लाए हो आज। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था। शुरू में आपको लोग मिलेंगे ऐसे, अरे मैं इतने लाइन लगा दूंगा, मिलते लोग लाइन लगा दूंगा, मैं भी वो लाइन लगाने वाला ही था। लेकिन मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। हम लोग इतने लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, थैंक गॉड मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि बिजनेस में कुछ खराबी है। कई बार लोग शायद ऐसा भी सोचते हैं कि बिजनेस में गड़बड़ है। मुझे लगा यार बाकी लोग तो ग्रो कर रहे हैं,
अगर मैं नहीं कर रहा तो कुछ प्रॉब्लम है, कोई चीज ऐसी है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। एंड आई टुक अ लेसन फ्रॉम दैट डे कि इस बिजनेस के अंदर ये जरूरी नहीं है कि आप किसी को खाली स्पॉन्सर करें। हमने पहले लेसन लिया था कि हमें सिर्फ लोगों को स्पॉन्सर करना है और हमारा काम खत्म। और फिर हमने लेसन लिया कि इस बिजनेस में काम शुरू तब होता है जब आप किसी को स्पॉन्सर कर देते हैं। सो दैट इज द लेसन जो हमने सीखा। उसके बाद तो फिर जब हम ये समझ गए कि अब इसके बाद लोगों के साथ काम करना है तो काम बहुत आसान हो गया। दोस्तों, मैं जब बिजनेस में स्टार्ट हुआ तो मुझे जो सबसे ज्यादा पिंचिंग बात लगती थी वो ये लगती थी कि इस बिजनेस के लिए कुछ लोग मना कर देते हैं। आपको कभी किसी ने मना किया? कभी किसी ने ना बोला? मेरे को ये लगता था ये आदमी जो मेरे सामने किसी भी चीज को और ना नहीं बोलता, ये एवरी बिजनेस को क्यों ना बोल देता है। लेकिन एक चीज हमने, थैंक गॉड, एक चीज हमने सीख रखी थी, कंप्यूटर बिजनेस में भी सीख रखी थी कि हर वो काम जो पसंद नहीं आता वो भी उस बिजनेस में करना पड़ता है जिसमें आप सफल होना चाहते हो। इसीलिए मैंने इस बिजनेस में भी अपना काम करना नहीं रोका, मैंने लोगों को बुलाना नहीं रोका, लोगों को प्लान दिखाना नहीं रोका। हाँ, मुझे अंदर से बड़ा पिंच होता था, मैं सोचता था काश यही एक चक्कर गड़बड़ जो है ना, ये जो लोग मना कर देते हैं, मेरे को शुरू में लगता भी था कि इन्हें क्यों नहीं समझ आता। लगता है आपको कई बार? क्या चीज रोकती है, क्यों नहीं समझ आता, सबको समझ आना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी करता चला गया और कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि कुछ लोग उनमें से सफल होते चले गए, कोई प्लैटिनम बन गया, फिर लोग स्टेज पे आने लगे और फिर कुछ कपल यहां पर स्टेज पर आकर बोलते थे कि राम राकेश और प्रियंका शर्मा ने हमें स्पॉन्सर किया और इनकी वजह से हमारी लाइफ में ये चेंज आया। तो मैं बैठा हुआ सोचता था कि अगर दुनिया में एक भी कपल ये बोल दे कि इनकी वजह से हमारी जिंदगी में चेंज आया, तो मैं पूरी जिंदगी लोगों को कॉल करने के लिए तैयार हूं, पूरी जिंदगी लोगों से बात करने के लिए तैयार हूं। कौन सा ऐसा बिजनेस मिलेगा? अंदर से लगा कि यार इस बिजनेस में कुछ तो है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप किसी की जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हो। कितने लोगों की बिजनेस में, कितने लोगों की जिंदगी में ये पॉजिटिव चेंज लाने की बात करते हैं? कितने लोगों के पास ये ऑप्शन भी होती है? ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में तो हमें ये लगने लगा ठीक है, हम कुछ लोगों को छांटने के बिजनेस में हैं, कुछ बढ़िया लोग हैं जो हमारे साथ आ जाएंगे, कुछ अभी नहीं समझे वो बाद में समझेंगे, जो बाद में भी नहीं समझे उनके बच्चे समझेंगे और जिनके बच्चे नहीं समझे उनके बच्चे समझेंगे, लेकिन करेंगे तो जरूर। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सेकंड जनरेशन हमारे साथ बिजनेस में है। जिन लोगों ने नहीं किया था तो उनके बच्चे हमारे साथ बिजनेस में हैं। ये बिजनेस तो 2 साल में उतना बढ़ने वाला जितना पिछले 8 साल में नहीं बढ़ा। आप सोच के देखो, अगर 2 साल बाद ये बिजनेस आज से कई गुना ऊपर हुआ और उस समय वो बच्चा जो आज 14 साल का या 15 साल का है और 18 साल का होने पर वो आपसे ये पूछेगा, पापा आपने क्यों ये बिजनेस नहीं किया था? तो क्या आप उसे यही कारण बताओगे? बेटा मेरे पास टाइम नहीं था, इतना टाइम भी नहीं था कि मैं 1 लाख रुपए कमा सकूं, क्योंकि मैं 25,000 रुपए की जॉब कर रहा था। क्या आप उसे वो सारी बातें बता पाएंगे? बेटा तू छोटा था, बेटा मुझे डर था कहीं तू पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। क्या वो सारे कारण आप बता पाएंगे? जस्ट थिंक, क्या कारण ऐसा है जो आज आपको रोकता है? मुझे लगता है शायद वही सबसे बड़ा कारण होता है, शायद वही सबसे बड़ा कारण होता है। मुझे लोगों से ही शुरू में परेशानी होती थी। मुझे लगता था कि ये लोग ना क्यों करते हैं, मुझे लगता था कि लोग एकदम क्यों नहीं आ जाते, मुझे लगता था कि सारे के सारे क्यों नहीं आ जाते। लेकिन बिलीव मी, वो लोग जो शुरू में ये कहते थे कि तुम कर लो, तुम्हारे बाद हम कर लेंगे, हम बोलते थे कि भैया वो बहुत बढ़िया बिजनेस करेंगे, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां लेंगे, वो बोलते थे तुम खरीद लेना, हम उसमें बैठ जाएंगे। मिलते हैं आपको ऐसे लोग? हम बोलते थे कि भाई साहब आओ मिलकर शुरू करते हैं, बोलते थे तुम्हारे पास कितने का ड्राफ्ट आ रहा है, हम सोचते थे कि तुम आओ तभी तो ड्राफ्ट आएगा। होती है ना इस तरह की चीजें शुरू में सबसे ज्यादा कि भाई तुम तो आ जाओ तभी तो आएगा, लेकिन हम बोलते किसी को कुछ नहीं थे। इस बिजनेस में आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे,
कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपको बिल्कुल इंजन की तरह आपके साथ चलेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे जो डब्बों की तरह जुड़ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो ब्रेक की तरह काम करेंगे और आप कुछ भी कर रहे हो वो ब्रेक लगाएंगे। हमें हर तरह की कैटेगरी मिली। सी, मुझे एक चीज समझ आ गई थी कि लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन इनसे फर्क नहीं पड़ेगा। सी, एक बार, सिर्फ एक बार आप ये सोचिए कि आपको क्यों करना है। मैंने जब बैठ के सोचा था यार ये इतने लोग मना कर रहे हैं, मैं क्यों करूं, तो मुझे एक बात समझ आई थी कि ये जो कंप्यूटर में हम बनाते हैं, कंप्यूटर बेचते हैं, इससे अर्निंग्स करते हैं, इसमें बहुत टेंशन होती है। अगर इतना पैसा एमवे बिजनेस देने लगेगा तो मैं अपना इस वाले काम को छोड़ दूंगा। और फाइनली यही हुआ, क्योंकि ड्रीम इतना स्ट्रांग था। जब भी एक कंप्यूटर बनाकर हम बेचते थे उसकी 1 साल की मेंटेनेंस वारंटी लेते थे, पीछे से नहीं मिलती थी और हम आगे दे देते। आगे इसलिए देते थे क्योंकि हम भगवान भरोसे थे कि कुछ नहीं होगा, अगर हो गया तो देखेंगे। तो बहुत ही स्ट्रांग ड्रीम था कि जल्दी से जल्दी अपने उस टेंशन वाले बिजनेस को छोड़ना है। और फाइनली ये हुआ था कि 1 साल के अंदर अंदर मैं इस बिजनेस से इतनी इनकम हम बनाने लगे थे कि हम वो अपने पुराने वाले कंप्यूटर असेंबलिंग के बिजनेस को बाय बाय कर गए। जस्ट थिंक, 10 साल, 10 years ऑफ बिजनेस। मैं ये सोचता हूं कि क्या कमाल की चीज है, जब हम इस बिजनेस को और बिजनेस से कंपेयर करते हैं तो कैसे करते हैं। सचिन ने 2 महीने इस बिजनेस में काम किया, 420 रुपए बनाए। मैं 10 सालों से काम कर रहा हूं बिजनेस में, 10 घंटे रोज, और एक्सपेक्ट कर रहा हूं सचिन के बिजनेस को ये कंपेयर करने की जो मेरा कंप्यूटर का बिजनेस दे रहा है ना कमाल की बात। मैंने 77,000 रुपया बनाया, उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं बोला कि आपने 10 साल लगाया, ये तो बच्चा भी 2 महीने का है। क्या लगता नहीं ऐसा कि कई बार लोग बहुत ज्यादा एक छोटे से बच्चे से एक्सपेक्ट करने लगते हैं, इस बच्चे को होने तो दो 10 साल का, इस बच्चे को होने तो दो 15 साल का, 20 साल का, फिर देखना ये क्या रंग लाएगा। सी, अगर इस बिजनेस के अंदर देखा जाए तो ये बिजनेस चलता ही इसलिए है क्योंकि कुछ लोग ना बोलते हैं। अगर लोग ना नहीं बोलेंगे तो ये बिजनेस नहीं चलने वाला। और हम लोग तैयार थे इस चीज के लिए, कोई ना बोले फर्क नहीं पड़ेगा। एक बंदे ने बोला यार तुम किन चक्रों में पड़ गए हो, तुम कंप्यूटर के बिजनेस से भी जाओगे। और देखो मैं गारंटी से बोल रहा हूं 2 साल बाद इस कंपनी का आता पता नहीं मिलेगा। वो बड़ा रेप्यूटेड बंदा था। मैंने अपनी डायरी खोली, मैंने कहा भाई साहब आप जो बोल रहे हो इस पे लिख दो, अपने साइन कर दो, मैं भी लिख देता हूं, साइन कर देता हूं। 2 साल बाद जो तुमने कहा अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारी जिंदगी में आगे सारी बात मानूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिंदगी में मेरे सामने आग उठा के बात मत करना। मुझे जिंदगी में सिर्फ एक आदमी ने साइन किया है इस तरह से, और उसके बाद उसने कभी अगर मुझे कहीं मिला भी है तो चुपचाप साइड से निकल गया है। इस बात से फर्क पड़ता है कि आपका विश्वास का स्तर क्या है। हमें कभी अंदर से नहीं लगा कि हम कामयाब नहीं होंगे। इस बात से हमेशा लगता था कि यार ये क्यों नहीं समझ पा रहा, लेकिन ये कभी नहीं लगा कि हम कामयाब नहीं होंगे। ये कभी नहीं लगा कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं समझ आ रहा तो हम भी ना समझें। Why not? एक स्टोरी मुझे याद है एडमंड हिलरी की। आपने हिलरी का नाम सुना है? हिलरी ने माउंट एवरेस्ट जीता था 1953 में, लेकिन क्या हुआ था 1952 में भी एक बार उसने चढ़ने की कोशिश की थी माउंट एवरेस्ट पे, और वो चढ़ नहीं पाया। काफी ऊपर तक जाने के बाद ना उसको वापस आना पड़ा। फिर भी इंग्लैंड में उसका ना स्वागत समारोह हुआ, और उस स्वागत समारोह में मतलब एक बहुत बड़ी माउंट एवरेस्ट की वो लगाई गई पेंटिंग, और एडमंड हिलरी का उसमें वेलकम हुआ। अब हिलरी जो थे, जब उनको माइक दिया गया तो वो माइक छोड़कर माउंट एवरेस्ट की जो पिक्चर थी उसके पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने बहुत ध्यान से उस पिक्चर को देखा, अपनी मुट्ठी बंद की और बोली, माउंट एवरेस्ट इस बार तो तूने मुझे हरा दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जीत कर रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा साइज बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन मैंने ग्रो करना बंद नहीं किया है, मेरा साइज बढ़ने वाला है, और नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे जीत कर रहूंगा।
आज आज कुछ ऐसा हो सकता है, आज कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से मैं टॉप पर नहीं पहुंचा हूं, बट मैं हारा नहीं हूं, और मैं तब तक हार नहीं सकता जब तक मैं जीत नहीं जाता। सी दैट इज एन एटीट्यूड, और मुझे पता है यहां पर बैठे हुए हर आदमी का यही एटीट्यूड है। एम आई राइट? सी, प्रियंका बोल रही थी कि ये जो फीलिंग है जो आप बाहर जाने पर फील करते हो, ये जो फीलिंग है जब आप लोगों के साथ काम करते हो, वो कहीं और नहीं मिलेगी। आज 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 तो बिल्कुल डिफरेंट है। आज हम जयपुर में आए हैं, इतना आज हमारे होस्ट अनुपम एंड प्रियंका इतना बढ़िया वेलकम किया है इन्होंने, एंड यहाँ के सारे लीडर्स, गजब की लीडरशिप है। लोग पहले बोलते थे ये दिल्ली में चलेगा, गाजियाबाद में नहीं चलेगा। कमाल की बात है। और जब चलना शुरू हुआ तो ये डीग और खैरतल जैसे कस्बों में भी चला, और जयपुर और दिल्ली जैसी जगहों पर भी चला। लोग बोलते थे ये मेट्रो के लोग ही कर सकते हैं। जब मेट्रो में चलना शुरू हुआ तो लोग बोलने लगे कि यार, जो गांव के लोग थे वो बोलने लगे कि यार ये मेट्रो में ही चलेगा, गांव में नहीं चलेगा। जब गांव में चलना शुरू हुआ तो लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। लोगों को तो बोलना है कुछ ना कुछ। द थिंग इज कि आपने क्या डिसाइड किया है। हेलो, व्हाट हैव यू डिसाइडेड? हम लोगों ने तो पहले महीने जो 11 लोग स्पॉन्सर किए, उनमें से 4 लोग हमें मिल गए जिन्होंने काम करना शुरू कर दिया। मेरे ब्रदर थे, उनके साथ हमारा ये पैक्ट हो गया। आप कंप्यूटर सेंटर देखो, हम एमवे बिजनेस देखते हैं, तो मैंने फटाफट उनकी भी 6 लाख बनाई। मैंने कहा ये इन्हें पहले डायमंड कर देंगे 6 महीने के अंदर। और शुरू में ऐसे सोचता है ना आदमी। फिर मैंने कहा, क्योंकि ये भी था ना कि फिर ये बोलेंगे कि तुम मेरा काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हो। तो लेकिन आज नाउ ही इज ए फाउंडर प्लैटिनम, एंड उनकी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आज की डेट में। हमारे बिजनेस में फाउंडर एमरल्ड गोइंग डायमंड एंड अबव मिस्टर विनोद एंड संगीता चौधरी हैं। उनकी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से। आज हमारे बिजनेस में आज इसी मंथ में एक जयपुर से एक नए एमरल्ड जा रहे हैं, सुधीर एंड संगीता सिंसनवार। इसी मंथ में एक नए फाउंडर प्लैटिनम, नए फाउंडर एमरल्ड जा रहे हैं, मिस्टर गोपी चंदन, सावित्री देवी। ये क्या ही सरप्राइज नहीं है, क्या ही आश्चर्य नहीं है। आज आज अगर मैं उस समय की बात सोचूं तो जब मैं खैरथल पहली बार जा रहा था तो मेरे दिमाग में भी कहीं एक बात ये थी, क्या यहां चलेगा? आप में से भी कुछ लोगों के साथ होता है ना ऐसा। वो कहीं जा रहे होते हैं, एक बीज से आप पता ही नहीं लगा सकते कि इस बीज के अंदर कितने वृक्ष छुपे हुए हैं, इस बीज के अंदर कितने फल हैं। और आज एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो और बड़ी होती जा रही है। आज एक दूसरे कपल है, मिस्टर संदीप एंड जसप्रीत नंदा, वो भी बड़े जॉवियल कपल हैं, और उनकी भी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गई। उसके बाद हमारे बिजनेस में एक बड़ा प्यारा कपल आया, अमित और कविता, उन्होंने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और मेरे को ये लग रहा था कि जब शुरू में हम बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, जब हम साइन अप करा रहे थे लोगों के, जब कुछ लोग किट वापस कर रहे थे, तो कुछ नहीं समझ आ रहा था। हमें यह भी नहीं समझ आ रहा था हम किस ओर जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। मैं सचिन से पूछ भी रहा था, मैंने कहा सचिन क्या चक्कर है, ये जो बाल्टी है हमारी, इसमें छेद ज्यादा बड़ा है, हम पानी कम डाल रहे हैं। बट बिलीव मी, क्योंकि हम काम कर रहे थे, और यकीन मानिए भगवान एक भी काम आपका उधार नहीं रखेगा, भगवान एक भी काम आपका ऐसा नहीं छोड़ेगा जो वो अपने पास रखे, जिसका वो रिवॉर्ड ना दे। हर वो एक्शन जो आज आपने किया है, भगवान उसका आपको रिवॉर्ड देने वाला है, जो हमारे साथ हुआ है। हम लोग अपने बच्चों को डिज्नी वर्ल्ड लेकर जाएंगे। हम लोगों ने प्रॉमिस किया है कि तुम्हारा हमने जो टाइम लिया है उसकी हम आपको जो रिवॉर्ड देंगे वो डिज्नी वर्ल्ड है। बच्चे हमसे पूछते भी हैं डिज्नी वर्ल्ड में क्या होता है, कैसे होता है, नेट पे दिखाओ डिज्नी वर्ल्ड। ये कमाल की चीज है ना। आप बच्चों के साथ टीवी का सीरियल नहीं देख रहे हो, आप बच्चों के साथ ड्रीम कर रहे हो उनके आगे आने वाली जिंदगी का, एक पॉजिटिव लाइफ का, जो एक बहुत बड़ी चीज है हमें इस बिजनेस से मिली है।
आज हम लोगों ने तो केबल भी नहीं लगवाया अपने घर में, हमें लगता नहीं केबल की जरूरत है, क्योंकि हम वो सारी जो क्वालिटी टाइम है, लोग बोलते हैं ना, कई बार पेरेंट्स और मदर्स बोलती हैं स्पेशली, हम बच्चों के साथ टाइम दे रहे हैं, लेकिन क्या खाली बच्चों के साथ टीवी देखने टाइम देना होता है? टाइम इज जो बच्चों के साथ हम क्वालिटी टाइम देते हैं, जब हम उनसे उनके आगे आने वाली जिंदगी के बारे में, ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं, दैट इज आई थिंक द टाइम। और मेरे ख्याल से यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं वो एक क्वालिटी टाइम देना जानते हैं अपने बच्चों को। हम लोग भी इसीलिए बिल्ड कर रहे हैं कि आज अगर हमने उनसे थोड़ा सा टाइम लिया है तो उसके बदले में हम उन्हें बहुत सारा टाइम दे सकें और बहुत ही लाजवाब सा फ्यूचर दे सकें। फाइनली मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो बिजनेस है ना, इसकी आत्मा को समझो। ये आपको आप निकाल कर देगा। आप एग्जैक्टली क्या है ये इस बिजनेस में, आपको निकाल कर देगा। व्हाट यू आर एक्चुअली। एक स्पीकर थे, वो एक 1000 रुपीज का नोट अपनी जेब से निकाला और वो दिखा रहे थे, भाई ये क्या है? लोगों ने बोला 1000 का नोट। बोले आप में से कितने लोग लेना चाहेंगे इसे? सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। अभी ये बोलते हैं इस नोट को क्रश करके, अब बताइए आप में से कितने लोग लेना चाहेंगे इसे? फिर लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब इन्होंने इस नोट को नीचे डाल दिया और पैर से ऐसे करके पूरा मसला, फिर उठाया, उसके बाद दिखाया। अब आप बताइए कितने लोग लेना चाहेंगे इसे? लोगों ने फिर हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने बोला देखो, ये 1000 रुपए का नोट था, जब ये सही था तब भी आप इसे लेना चाहते थे, जब ये मैंने इस तरह से करके मसल दिया तब भी इसे आप लेना चाहते थे, क्योंकि इसकी वैल्यू तब भी 1000 रुपए थी, जब मैंने इसे नीचे जमीन पर गिरा दिया, जूतों से मसल दिया, तब भी आप इसे लेना चाहते थे, क्योंकि इसकी वैल्यू तब भी 1000 रुपए थी। व्हाट इज द मॉरल लेसन ऑफ द स्टोरी? जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां इस तरह से करके हमें मसलती हैं। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि धूल धक्कर आती है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल वैसे नहीं होता जैसे हम चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी यकीन मानिए दोस्तों, हमारी वैल्यू वही है। वी आर दैट इनवैल्यूएबल। यकीन मानिए, अपनी वैल्यू को समझिए, अपने आप को पहचानिए, और हम सब मिलकर वी विल बी गोइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस, वेलकम एंड ओवर टू माय होस्ट। थैंक यू।